पिछली क्लास में तो मैंने तुम्हें बता रहा था कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, है ना। उसमें मैंने कहा था थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कहीं ना कहीं, मेरे को सही नहीं लग रहा था। तो सुनो क्या है। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस क्या है उसमें? कंडीशन फॉर नो इमरजेंस है कि अगर मैं इस प्रिज्म के ऊपर कोई लाइट अगर क्या करता हूँ, इंसिडेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ से टकराने वाली जो लाइट है, ये वाला प्रिज्म हो गया, ये लाइट इस मीडियम में नहीं जाएगी आगे वाली, है। ये एंगल आ रहा है, ये आ रहा है, ये एंगल है। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस का मतलब हुआ कि इंसिडेंट एंगल कुछ भी हो, लाइट इसके बाहर ही चलनी। तो मेरे को ये बताओ, ये एंगल बड़े से बड़ा क्या हो सकता है? बड़े से बड़ा एंगल क्या हो सकता है यार? क्लोज टू 90 डिग्री। हाँ यार, क्या हो सकता है? क्लोज टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो तो ये एंगल किसके बराबर होगा? इधर रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अगर ये एंगल क्लोज टू 90 डिग्री हो तो ये एंगल किसके बराबर होगा? क्रिटिकल एंगल। भाई ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा? क्रिटिकल एंगल ही तो होगा ना। हाँ या ना? अगर ये क्रिटिकल एंगल होगा तो ये एंगल क्या होगा? 8। ये कैसे होगा? ये क्रिटिकल होगा तो ये एंगल क्या होगा? 8 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? इसकी वैल्यू आएगी a माइनस क्रिटिकल एंगल। हाँ या ना? क्योंकि तुम्हें पता है कि R1 प्लस R2 किसके बराबर है? a के बराबर है। अब सुनो, यहाँ पे बड़े से बड़ा एंगल क्या होगा वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़े से बड़ा एंगल बन सकता है ना, ऐसे सोचो, R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा? a के बराबर। जब R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, तो R2 की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। R1 की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, तो R2 की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। तो जब R1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो R2 की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। फिर लॉजिक समझ। R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? क्रिटिकल एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल बढ़ाते जाओगे, ये एंगल बढ़ता जाएगा। ये जब एंगल क्लोज टू 90 डिग्री होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। हाँ यार, क्या बात समझ में आई सबको? क्या बात समझ में आई सबको? तो जब ये एंगल क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ये वाला। तो ये एंगल जो R1 बड़े से बड़ा कितना एंगल हो सकता है? भाई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़ा एंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद में तो ये एंगल छोटा होने लग जाएगा, तो ये भी छोटा होगा। क्रिटिकल ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल एंगल के बराबर हो सकते हैं। तो R2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू किसके बराबर आएगी? a माइनस क्रिटिकल एंगल। आया ना? सही बात है, इससे छोटा एंगल यहाँ पे हो ही नहीं सकता। आया ना? अगर मैं ये एंगल कम करने लग जाऊं तो ये एंगल क्या होने लग जाएगा? ये एंगल कम होने लग जाएगा, तो ये एंगल क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो छोटे से छोटा एंगल होगा ना, वही होगा। और अगर ये छोटे से छोटा एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, दैट इज R2 की जो मिनिमम वैल्यू है, ये भी क्या होगा? अगर ग्रेटर देन हो किससे? क्रिटिकल एंगल से। तो अगर मान लो ये जो छोटे से छोटा एंगल आ रहा है, ये मान लो 30 डिग्री है। आया ना? R2 की जो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 30 डिग्री है। और मैं कहता हूँ जो क्रिटिकल एंगल है वो 28 डिग्री है। तो यहाँ पे TIR होगा, इस एंगल को चेंज करोगे ये एंगल चेंज होगा, तो ये एंगल कम से कम किसके बराबर है? 30 डिग्री। तो फिर इससे तो 31 डिग्री हो सकता है, तभी TIR होगा। 32 होगा तभी TIR होगा। आया ना? तो इसका मतलब इधर से अगर मैं कहीं घुमाता भी जाऊं, तो अगर ये 90 डिग्री के ऊपर ही अगर ये यहाँ पे TIR हो रहा है, तो पक्की बात है हमेशा इसमें क्या रहेगा? TIR होगा।
तो ये हुई कंडीशन फॉर नो इमर्जेंसी। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एंगल पे इंसिडेंट करो रे, आया ना, इस सरफेस पे दूसरी सरफेस से लाइट बाहर निकलेगी। ये बात समझ में आ गई सब? क्या बात समझ में आ गई? ये लॉजिक समझ में आ गया? तो आर टी के बराबर है ए माइनस आई सी शुड बी ग्रेटर देन आई सी। हाँ यार, तो ये जो छोटे से छोटा एंगल बनेगा यहाँ पे, वो भी किससे बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी हमेशा टी आई आर होगा। लॉजिक आया समझ में? तो ये वाला बताओ, ए किसके बराबर हो जाएगा? 2 IC के बराबर हो जाएगा। तो a/2 किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि ग्रेटर देन IC। IC किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स 1/2। आया, दोनों तरफ साइन से कर दो, मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होना चाहिए? साइन IC को क्या लिखोगे? 1/2। नहीं आई बात समझ? लिख सकता हूँ ना इसको? इस चीज को क्या लिखूंगा? वो देखो, आया, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन, so this is the condition of no emergency। अब तो मैं लॉजिकली समझाता हूँ क्या बात। ए मान लो 60 डिग्री है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व कर? 1/sin 30। ये तो लिखोगे ना, ये वैल्यू कितनी आएगी? 1/sin 30। sin 30 का लिखते हैं 1/2। तो ऊपर क्या आ जाएगा इसमें? 2 आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? इट मींस जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन क्या हो, 2 आया ना, और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो, 60 डिग्री हो, बात समझ में नहीं? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5। तो अगर मान लो 60 डिग्री और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.3, तो यहाँ से कभी भी लाइट आ दो, इधर से इमर्जेंसी आया ना, क्योंकि मेन बात किस पे डिपेंड करती है? एंगल ऑफ प्रिज्म पे। और किस पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो 1/sin a/2 की जो वैल्यू आती है, आया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म शुड बी ग्रेटर देन दिस। तो ये क्या कंडीशन होगी? कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंसी। लॉजिक आ गया? लिख लो। समझ में आ गया ना सबको? बोल रहा जी, रिफ्लेक्शन ऑन थर्ड सरफेस। ये थर्ड सरफेस है,
ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये नॉर्मल रहेगा। हाँ यार, समझ आ गई बात? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा ना नॉर्मल। यहाँ से एक रे हो जाती है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। अगर मैं ये कहता हूँ कि म्यू1 इज लेस देन म्यू2, इसका मतलब यहाँ से रे या इधर हो जाएगी, थोड़ी सी टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। हाँ यार, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, एक चीज सोचो, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या होगा, आर होगा। इस एंगल को बोल देता हूँ अल्फा, इसको बोल देता हूँ बीटा, और इसको क्या बोल देता हूँ, गामा। गामा आर इसलिए ऐसे लिखना है। अरे बस समझे? अब देखो, मेरे को ये बताओ, ये एंगल प्लस ये एंगल आई के बराबर होगा। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। पढ़ा है क्या नहीं कभी? हाँ यार, तो क्या करना है, आई शुड बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। दूसरी चीज देखो, आर प्लस गामा शुड बी इक्वल टू बीटा। हाँ यार, क्या कहा मैंने, आर प्लस गामा शुड बी इक्वल टू बीटा। तो आर किसके बराबर आ जाएगा, बीटा माइनस गामा। हाँ यार, और आई तो है किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा। इस पोजीशन में स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ कैसे होता है, म्यू1 इनटू sin i should be equal to म्यू2 इनटू sin r। कोई प्रॉब्लम? पक्का? देख लो, कोई डाउट है? नहीं है ना? ये जो सारी रेज है पैरेक्सियल रेज ले रहा हूँ, तो ये एंगल्स क्या होंगे, सारे स्मॉल ही होंगे। एंगल आई भी स्मॉल होगा, एंगल आर भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अगर स्मॉल एंगल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू1 इनटू आई should be equal to म्यू2 इनटू आर, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें? आई की क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। आर की क्या लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो थोड़े से स्टेप्स आ गया, सिर्फ इसको रीअरेंज किया है। हाँ यार, पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो, अल्फा किसके बराबर है, अल्फा क्या होगा, लगभग ये डिस्टेंस अपॉन ये चीज। तो ये चीज क्या है, u। ये डिस्टेंस अपॉन ये चीज, ये किसके बराबर है, v। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये डिस्टेंस अपॉन ये वाली डिस्टेंस, ये किसके बराबर है, v। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अच्छी तरह से सबको आ गई ये बात समझ? ठीक है, पुट कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस सबके लिए फिक्स ही है।
ये चीज क्या है, अल्फा की जगह लिखोगे दिस अपॉन दिस है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, गामा के लिए तो ये है ना, गामा क्या है, दिस अपॉन दिस, गामा तो ये है ना, tan गामा लगभग स्मॉल एंगल है तो sin थीटा इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, लगभग इक्वल टू बीटा किसके बराबर है, अब सुनो ध्यान से, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये चीज कैसी आएगी, कोई प्रॉब्लम इस बात में, सब साइन कन्वेंशन लग गया, फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा आपको, mu2 by v minus mu1 by v है इक्वल टू mu2 minus mu1 by r, ये जो आपका फॉर्मूला है, दिस इज रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस, हाँ है ना, चलो लिख लो इसको फटाफट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 लिख लो या कुछ भी लिख लो, वो तो सब में से गायब हो जाएगा ना, मान लो h भी लिख देते हैं, h by u, h by v, h by r, तो भी तो गायब हो जाएगा बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, होल, ना लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं है बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला बाद में बनेगा, कॉफी ड्यू है, ड्यू है, बीवी के पीते रहो, जब अगर तुम भी आते तो तुम्हें भी कॉफी पिला, मिटा दो, इस फॉर्मूले के बारे में दो बार लिखो, म्यू1 कौन सा मीडियम है, देखो म्यू1 इज ए मीडियम in which incident ray is present, है ना, दूसरी बात u v and r, next time u v and r, mu1 is the medium in which incident ray is present,
मैं समझाऊंगा ये क्या कहना चाहता हूँ। mu1 is the medium in which incident ray is present. U, V and R are position coordinates. Are position coordinates when pole is origin. When pole is origin and direction of incident ray is positive direction. And direction of incident ray is positive direction. जैसे दो एग्जांपल करा दो एकदम समझ में। mu1 है 2, mu2 है 3, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे, ये डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। क्या बताना है? पोजीशन ऑफ इमेज। फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इंसिडेंट रे का प्रेजेंट है। देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला खास बात ये है कि फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर बताएगा, आपको री डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं। तो ये आपका पोल हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? +50 या माइनस μ2 किसके बराबर है? ये वाला फॉर्मूला लगाओ। μ2 की इंसिडेंट रे इसमें है, तो दूसरा अपने आप ही μ2 होगा जिसमें रिफ्लेक्शन भी होगी। तो मैं क्या लिखूंगा? μ2 by v minus μ1 by u equal to μ2 minus μ1 by r। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। μ2 की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू क्या है पता है, माइनस μ1 की वैल्यू कितनी है 2, u की वैल्यू कितनी है -50। कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं फॉर्मूला आएगा इक्वल टू μ2 minus μ1 कितना आ जाएगा 1। r किसके बराबर है? +30 या -30? +30, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, बोल की इधर है, आएगा ये आगे आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व करूं क्या है? यार तुम मेरे से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, अरे बस क्या है बी की वैल्यू सॉल्व करके तो -450 आ रहा है। ये यार 450 आ रहा है, -450 है ना। तो इमेज कहाँ बन रही है? कुछ इधर ही बन रही है -1, क्योंकि b कोऑर्डिनेट क्या आ रहा था माइनस आ रहा है।
क्या लॉजिक समझ में आ गया? पक्का अप्लाई हो गया ना? अब सुनो दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा दो इसको। समझ में आ गया ना सबको फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है? मेन बात तो फॉर्मूला अप्लाई करने की है। अब समझना दूसरा क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो पोजीशन होती है जहाँ पे क्या होता है, इंसिडेंट रे मीट करते हैं, अपीयर करते हैं, मीट होते हैं। आया ये जो डिस्टेंस है ये है 20 सेंटीमीटर। समझ आइए, इमेज की पोजीशन निकाल। अब तुम बोलोगे ऑब्जेक्ट तो इस मीडियम में है, आया ना? अब कैसी इमेज, अब फॉर्मूला कैसे लगाए? अब फॉर्मूला कैसे लगाए? प्रॉब्लम क्या है? म्यू टू कौन सा मीडियम लोगे? नहीं, चलो म्यू वन क्या कौन सा लोगे? बस वही कर रहे हैं, बाकी अपने आप याद रहेगा। म्यू वन कौन सा मीडियम लोगे जिसमें इंसिडेंट, अब इंसिडेंट रे तो इसमें है ना यार, ऑब्जेक्ट प्लेस के अंदर हो, तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। इस बार आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस बार क्या है, इंसिडेंट रे है वो लेना है। अब कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। तो बताओ म्यू वन कितना लोगे? 2। यू की वैल्यू कैसी है इस बार? प्लस है, क्योंकि ये जो ओरिजिन तो पोल है, आई बात समझ में? और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 20। म्यू टू कितना है? v की वैल्यू म्यू टू माइनस म्यू वन कितना आ जाएगा? 1। r कैसा आएगा? पॉजिटिव है, 1/10। क्या आएगा इसकी वैल्यू बताओ? अरे पॉइंट कैरी कर 37 पॉइंट, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है? 37.5 आया? ये लॉजिक समझ में आया? अब देखो मैं लॉजिकली समझाता हूँ। ये 20 से ज्यादा आ रहा है ना, क्यों आ रहा है 20 से ज्यादा बता दो? क्योंकि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं आएगा, आया ना? क्योंकि वो 30 है, तो ये लाइन कुछ ऐसी है। तो ये जो एंगल है टुवर्ड्स नॉर्मल पे बैठ होगी ना, कि जरूर नहीं माने तो टुवर्ड्स नॉर्मल तो यही है, ये नॉर्मल होगा रेड वाला। तो इस रे को जाना तो इधर था, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इट विल मूव अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल, आया ना? तो ये कुछ ऐसे करके ऐसे नहीं करते, क्या है मेरे पास में है, तो दूरी जाने के पास में है, आया? या मेरे पास में है तो मैं क्या करूं? तो फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको रे डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। मेरे पास है कि आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। तो देखो अब आगे की बात, देखो मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन, देखो लेटरल मैग्निफिकेशन वो क्या है?
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बस इसी के बेसिस पे होना है सारे के सारे। ये मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, यू होगी, जो रे हो जाएगी, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, जो रे यहाँ टकराएगी तो ये वाली है एक नॉर्मल की तरह की बिहेव करेगी। ये मान लो 2 वर्ड नॉर्मल हो गए, मान लो यहाँ इसकी करेगी हाइट ऑफ इमेज, ये एंगल आई मान लो, रे रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, आया म्यू1 into sin a should be equal to म्यू2 into sin a। स्मॉल एंगल ही लेने मेरे को पैरेक्सियल रीजन, तो स्मॉल एंगल के लिए tan i लगभग किसके बराबर, sin i लगभग किसके बराबर है, tan i के बराबर, tan i क्या है, this upon this, ये कितना आ जाएगा, h नॉट अपॉन इक्वल टू म्यू2, tan r किसके बराबर है, h i अपॉन इसको क्या बोलेंगे v, बात समझ में आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन v। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, इसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। आया ना, किसके बराबर आ जाएगा बोलो, म्यू1 into v अपॉन म्यू2 into u। आया मैग्निफिकेशन, आया, यहाँ पे u और v को अगर तुम साइन के साथ पुट करोगे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी, मिरर की इसमें नेगेटिव होता है ना, हाँ लॉजिकली सोच लिया कर, रटाव कर मत। अब तेरे को पता है इसका मैग्निफिकेशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अब इस केस में तेरे को पता है v तो पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव ही तो आ रहा है, क्या दिक्कत, तो x का साइन लगा के एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ यार, आगे बात समझे। हाँ लिख लिया। एक क्वेश्चन है, एक स्फीयर है, ठीक है, रेडियस आर है,
एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे रखूं ताकि जो इमेज फॉर्म है उसकी भी उतनी दूरी होगी जितना कि ऑब्जेक्ट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 1 आसान लग रहा है। इसको कर दूं म्यू 1, इसको कर दूं म्यू 2, इसको कर दूं म्यू। ठीक है, 1 मिनट देता हूँ सॉल्व करने का। थॉट बना दो, सॉल्व तो मैं कर दूंगा। थॉट आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है ताकि जो इमेज भी बनी वो भी स्फीयर से उतनी दूर बनी जितनी दूर का रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इस समय आ करो।
देखो तुम्हें पता है रे सिमेट्रिक होती है, जो रे यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद मेरे को लग रहा है वो इसके पैरेलल हो जाती है, तभी सेम डिस्टेंस पे भी सोचते रहे। अगर इसके पैरेलल नहीं हो, जैसे सिमेट्री करे वैसे सिमेट्री करो नीचे, ऐसे सोचो ना यार, जो एंगल ये हो वही एंगल, जैसे ये एंगल आर है तो ये एंगल आई रहा होगा, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना होगा। ऐसे ही अगर ये भी एंगल आर ही बन जाए, हाँ है ना, तो ये एंगल भी आई के बराबर हो जाए, तो ये डिस्टेंस सेम हो गया। उसके लिए होना क्या चाहिए कि ये वाली जो रे इसके करने के बाद में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जानी चाहिए, हाँ है ना। इसका मतलब इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे, सिर्फ इस सरफेस पे सोचो, सिर्फ इस सरफेस पे इमेज कहाँ बनेगी भाई, पहले इसको इतना ही पार्ट मान लो ना यार। तो इसके अंदर रे घुसने के बाद में क्या होगा, ये तो दो मीडियम के रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस के है ना, एक लाइन तुम लोग, तो ये रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस पे हो रहा है इस पे, तो इसका मतलब इस सरफेस पे अगर ये इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल, तो इमेज कहाँ बन रही होगी इंफिनिटी पे। अगर सिर्फ इतना सा केस लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, μ2 by v minus μ1 by u, μ2 minus μ1 by r, v क्या आ जाएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब 0 माइनस u क्या आएगा -x, यार पोजीशन ही तो लोगे ना, इसको तो पोल ही मान लोगे ना, इस पॉइंट को ही तो पोल मान लोगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, तो x किसके बराबर है, आ गया आंसर, हाँ यार लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया सबको। आर्यन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, तो इमेज पता कहाँ बनेगी, इसीलिए इंफिनिटी माना है। लेफ्ट वाली और क्या, लेफ्ट वाली के लिए मानेगा, ये तो ज्योमेट्रिकली पता चल जाएगा, अगर ये डिस्टेंस सेम और ये डिस्टेंस सेम है तो पक्की बात है ये एंगल और ये एंगल सेम होने चाहिए, तभी सिमेट्रिक बनेगा। ये अगर ये एंगल सेम होने चाहिए और ये भी सेम होने चाहिए, इसका मतलब ये बेस के पैरेलल, बस सिमेट्रिक होनी चाहिए। देखिए समझ में आगे बढ़ो, अब सुनो, मिटा दो इसको, समझ में आ रहा है, रेडियस है 30 सेंटीमीटर, चलो आसान कर देते हैं 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पे एयर बबल है, क्या है, होता है ना कि बार ग्लास के अंदर एयर बबल है कंचा, हाँ है ना, इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है ना वो है 6, ये है 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से अगर देखोगे तो आपको ये एयर बबल कितना अंदर दिखाई देगा, यहाँ पे बताओ
ये इस सरफेस से कितनी आगे या पीछे दिखाएगा, कहां दिखाएगा? तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना, ये बताओ इसमें इंसिडेंट रे किधर होगी, कौन से मीडियम में? आई में होगी इंसिडेंट रे, मतलब आई से रे निकली तो एयर बबल है, एयर रे इधर से आएगी और फिर आई में आएगी, हाँ या ना? तो इंसिडेंट रे कहां प्रेजेंट है? ग्लास के अंदर है, हाँ या ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मान लो, और ये 1 आई है, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, लॉजिकल एकदम सिंपल बात है। हम देख लेते हैं कैसे देखेंगे, कितनी दूर दिखाई देगा। mu2 by v minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r। ऐसे मान लो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन। mu2 की वैल्यू कितनी है? 1 है, इंसिडेंट रे ये वाली है, आया ना? बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी। mu2 की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू क्या है पता ही नहीं, सॉल्व कर लेंगे। माइनस mu1 कितना है? u की वैल्यू क्या है? 4 क्यों आएगी? डिस्टेंस तो यहाँ से 4 से लिखते हैं ना भाई, आया? डिस्टेंस कहाँ से लिखनी है? 4 से, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर होगी। तो 14 प्लस या माइनस? प्लस नहीं होगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ये पोल है, इंसिडेंट ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसका कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव आएगा, आया? नहीं आई बात समझ में? पक्का? तो ये कितना आ जाएगा? -14 इक्वल टू म्यू टू कितना है? माइनस आर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, क्यों? इंसिडेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है? -10 आएगी। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे है? अभी को सॉल्व करके तो पता चलेगा बबल कहाँ से, और वो बबल की डिस्टेंस कहाँ से आई? पोल से आई, आया? पोल से एक बार सॉल्व करके बता दो इसका आंसर क्या है। एक ही बार में आंसर एकदम सही आना चाहिए। ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्या? टाइम भी हो गया पता नहीं पता चला था, 2-3 क्वेश्चन देने में निकल गया टाइम था। जीरो पॉइंट फोर समथिंग आ रहा है। हाँ भाई ऑनलाइन वालों जवाब भी नहीं दे रहे तुम। पेन पेपर है क्या आसपास में सॉल्व करने के लिए? ये बात है, अभी जैसे तुम यहाँ पे कर रहे हो ऐसे कर रहे हो, ऐसे नोट्स बनाते हो क्या जब लेक्चर चलते हैं तो? पीछे क्लास में कई बार ध्यान पढ़ने का मन नहीं करता इतना ना। अब यहाँ पे देखिए मैं ये बोल रहा हूँ जो एटीट्यूड तुम यहाँ पे बैठ के लेते हो करते हो क्लास का, वैसे एटीट्यूड से घर पे बैठ के करो ना तो भी समझ में आता है। डिसिप्लिन नहीं होता। अब देख रहे ऑनलाइन वाला कोई जवाब ही नहीं दे रहा, कुछ गलत दे रहा, कुछ तो तेरे सॉल्व तो कर रहा है। -17.5 बता रहा हूँ आंसर, 2-3 का आंसर -17.5 है। इसका मतलब ये कहाँ दिखाई देगा? यहाँ से 17.5 दूर दिखाई देगा, इसका मतलब ये इसके अंदर ही दिखाई देगा। यहाँ से कितनी दूर दिखाई देगा? 17, या यहाँ से कितनी दूर दिखाई देगा? 7.5 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर दूर पर दिखाई कहाँ देगा? 17.5। क्या लॉजिक समझ आ गई? अब मेरे को ये बताओ अगर मैं इसको इधर से देखता, इधर से देखता
तो किसी को भी साइड सॉल्व करना है, दूसरी साइड देखते हैं। ये u की वैल्यू कितनी है इस केस में? बिल्कुल। अब इस बार आने लगा -6 आया। r की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू सॉल्व देंगे। आया। क्या फंडा समझ में आया क्या? तो अब पता चलेगा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना। एक क्वेश्चन और करवा दो, इसको बिठा दो। v की वैल्यू आ रही है -5 सेंटीमीटर बचेगा। अब तुम कर लोगे सॉल्व करना है ना। अब जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा और difficult है। इस बार जो ऑब्जेक्ट है इधर से 20 सेंटीमीटर दूर रखो, दिस इज ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जर्वर है ना वो इधर है। ऑब्जर्वर इधर, ऑब्जेक्ट उधर रखा, तो इमेज कहाँ दिखाई? तो देखो होगा क्या, ध्यान से समझना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो, इसको μ2 मान लो, इसको μ2 मान लो। पर अब फॉर्मूले में भी थोड़ी गड़बड़ होने लगी। इसके कारण इस पे एक रिफ्लेक्शन होगा, वो रे इधर आएगी, फिर वो रे इधर आएगी। इसकी आंखों में तो जो फाइनली ये आएगी जहाँ पे मीट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगी, इसको जो दिखाई देगी। हाँ यार, बात समझ में आ गया। इससे मतलब इस सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है इसकी कोई ना कोई इमेज बनेगी। इसकी इमेज ना होगी, कुछ पीछे जाके जरूर जाएगा। मैंने ऐसे देखा, ये जो इमेज बनेगी वो इस सरफेस के लिए क्या भी करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि इधर की रिफ्लेक्टेड रे इधर की इंसिडेंट रे, फिर जो फाइनली रिफ्लेक्ट होगी वो इसकी आई में आया, उससे इमेज बनेगी। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मैं सिर्फ मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो तुम समझ रहे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। u2 by v minus u1 by u equal to u2 minus v1। अब मैं सिर्फ लिखूंगा तो इनको देखता नहीं कौन v1 कौन v2, इंसिडेंट रे कहां प्रेजेंट है इस सरफेस के लिए, बोलते जाओ फटाफट। रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ये वाला है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 by u कैसा आ जाएगा -20 आ जाएगा। mu2 कितना है और v तो कैलकुलेट करना है, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1 - 3/2 आना चाहिए।
या 3/2 -1 आना चाहिए। 3/2 -1 3/2 -1 आना चाहिए, तो हाफ आ जाएगा डिवाइडेड बाय r कैसे होना चाहिए, प्लस या माइनस, प्लस कितना 10। यहाँ से v की वैल्यू सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या है। v की वैल्यू यार मेरे को लग रहा है 0 आ रही है। हां 1/21 है ना, क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको 40 करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब 0 नहीं आएगी, अब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मैं चाहता हूँ कि सॉल्व होगी, कुछ ना कुछ आंसर आए, तभी बात पता चले। क्या बताओ v की वैल्यू कितनी है। v की वैल्यू 60 आ रही है, प्लस 60 आ रही है, माइनस 60 आ रही है, प्लस 60 आ रही है। प्लस 60 आ रही है, तो मतलब यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूरी इसकी इमेज बनती है, I1 इमेज बोलूं तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूरी है, तो यहाँ से कितनी दूरी पे है, ये डिस्टेंस कितनी है 20, तो 60 में से 20 माइनस कर दें 40। हाँ यार, अब कुछ ऐसी बात आ रही होगी कि यहाँ से जो इंसिडेंट रे आ रही है वो यहाँ पे यूं और इसकी, तो अब इसलिए ये तो रे और ये ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ या ना, इसके बाद में जो रे निकलेगी वो इसकी आई में जाएगी ना। अब इस सरफेस पे मेरे को क्या करना है, रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाना, लेकिन अब इंसिडेंट रे ये है और इसके जो इमेज बनी वो इस सरफेस के लिए क्या ऑब्जेक्ट है, और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करके 60, तो यहाँ से आई प्लस 60, तो यहाँ से 60 दूरी है, तो इस पे रिफ्रैक्शन लोगे तो पोल ये बन जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी लोगे 40 लोगे। आया, ये बात समझ आ गई सबको, पता चल गया कैसे कि मल्टीपल सरफेसेस है तो कैसे सॉल्व करना, तो ये क्या आएगा, फिर से फॉर्मूला है mu2/v minus mu1/u इक्वल टू mu2 minus mu1/r। अब जरा बस ये देखना कि वैल्यूज क्या क्या होंगी। अरे मैंने ये कहा ये इंसिडेंट रे है, फिर से रिफ्रैक्शन लगाना है, अभी ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इस सरफेस के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उससे इमेज बनेगी, ये बात देखना है। उसको सॉल्व करने से v की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो इस पोल से डिस्टेंस कितनी है, वे रिफ्रैक्शन इस सरफेस करेंगे तो पोल भी तो इसी का ही लेंगे, ऐसा थोड़ी रिफ्रैक्शन इस सरफेस पोल ये ले लेंगे। हाँ यार, तो अभी आगे म्यू1 कितना है इस केस में 3/2। अब देखो तुम म्यू1 म्यू2 सोच ही नहीं रहे, तुम ये देख रहे हो u के नीचे ऊपर क्या आना है, आया ना, तो ये आ गया 3/2। u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस या प्लस, माइनस क्यों, इंसिडेंट रे ये है यार, पोल ये है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये है, आया ना, तो क्या आएगा प्लस 40। समझ में आई बात, समझ में आई बात, पक्का इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। माइनस म्यू2 की वैल्यू कितनी है 1, v डैश आपको सॉल्व करनी है, v डैश इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू2 क्या होगा, इनको मत देखना म्यू1 म्यू2 क्या हो रहा, तो कहानी खत्म हो जाएगी, ये माइनस ये करना पड़ेगा, आया ना भाई, यही है ना म्यू2 मतलब क्या, ये वाला म्यू2, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 3/2 अपॉन, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव,
नेगेटिव आएगा क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है कर्वेचर दिस साइड में होगा, तो ये क्या लिखोगे माइनस। अब बताओ v डैश की वैल्यू क्या है? जोरदार क्वेश्चन है। मेरे साथ पूरे फॉर्मूले के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना कि अच्छी तरह से अप्लाई कैसे करना फॉर्मूला। प्लस 80 आ रहा है, अमरीश बोल रहा है आंसर आ रहा है प्लस 80 v डैश की वैल्यू। ये माइनस नहीं है यार, याद रखना गलती से लगाओ ये माइनस का, ऐसे मार्कर चल गया था। अब जब तुम v डैश की वैल्यू निकाल लोगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि फाइनल इमेज यहाँ से कितनी दूर दिखाई देती है। तो जरा बताओ v डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? अमरीश ऐसे बोल रहा है 80 आ रही है, आया ना? तो आपको क्या दिखाई देगी फाइनल इमेज यहाँ से कितनी दूर दिखाई देगी? इधर दिखाई देगी, हाँ या 80। तो पूछे सेंटर से कितनी दूर है? 90, हाँ या? तो ये डिस्टेंस भी तो आ रहा है। तो ये जरूर ध्यान देना कि क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, डिस्टेंस का आंसर पूछी जाती है फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज क्या है? रे आई फाइनल इमेज मतलब कितने भी डिफरेंशियल ले लो आप फाइनल इमेज ही बना, क्योंकि इसके आगे जो रे निकलेगी ना अब उसको ना तो ये रिफ्लेक्ट करेगा ना ये करेगा, तो आगे निकल चुकी है। क्या बात समझ आ क्वेश्चन ये क्वेश्चन करना शुरू करना तो कौन सा पेज है एचसीवी के अंदर है। आज ही कॉन्फिडेंस रहेगा, आज ही याद रहेगा कि कैसे अप्लाई करने, कल तक तो भूल जाओगे, फिर से अप्लाई कर लो तो आ जाएगा करना। आज जो पढ़ाया समझ में आया? ओके बच्चों बाय बाय।